नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। कक्षा 12 आरबीएससी की पुस्तक हम पढ़ रहे हैं। कल हमने जो चीज़ें पढ़ी थी, अभी 2 मिनट हम उसका रिवीजन करेंगे। और ये जो पुस्तक है दोस्तों, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, चाहे आप किसी भी प्रकार का कंपटीशन का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं। और कक्षा 12 के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये निश्चित रूप से ये जो वीडियो है वो लाभदायक रहेगा। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऑनलाइन घर बैठे किसी जो टेस्ट सीरीज़ की जो ढूंढ रहे हैं आप, तो आपको बता दूं मैं कि राजस्थान पुलिस के लिए या पटवारी के लिए, आरएस के लिए और रीट के लिए और इंडिया लेवल के बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए एक परीक्षा ऐप है। आप अपने प्ले स्टोर से इसको लोड कर सकते हैं, परीक्षा ऐप, और 1 मिलियन से अधिक डाउनलोड है। इसमें आपको विभिन्न प्रकार के टेस्ट सीरीज़ आपको मिलेगी। अगर आप वहाँ ये कोड यूज़ करते हैं जीके ढाका 40, ये रेफरल कोड है जिससे आपको 40% डिस्काउंट मिल जाएगा और करीब 170 रुपये में आपको 30 टेस्ट सीरीज़ सिलेबस के अकॉर्डिंग पुलिस कांस्टेबल की या पटवारी की, जो भी आप लेना चाहें, जिसकी तैयारी कर रहे हैं वो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही ये जो कक्षा 12 की पुस्तक है, इसकी PDF जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक भी जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी मेरे जो वीडियोज़ है उनका जो लिंक है वो भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम को जो है ज्वाइन कर लें। तो अब हम बात कर रहे थे कक्षा 12 का जो है कल हमने पढ़ा, उससे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास, और भारत के इतिहास में जैसे आपके द्वारा इस वीडियो को काफ़ी सराहा गया है, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ा है। साथ ही साथ आप इसको अपने दोस्तों में शेयर भी करें ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सकें। तो भारत का इतिहास हम पढ़ रहे हैं, और ये जो पुस्तक है वो आपके लिए कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, चाहे पुलिस हो, पटवारी हो, सफिशिएंट साबित होगी, क्योंकि आरबीएससी बोर्ड द्वारा जारी है। तो इसमें हम पढ़ रहे थे स्रोत का मतलब साधन, इतिहास की जानकारी कैसे प्राप्त करें। तो साधन क्या है, तो इसमें एक तो हमने देखा था कि साहित्य, यानी कि एक प्रत्यय लगा दिया तो साहित्यिक स्रोत, और एक हम पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत। ठीक है। और दोस्तों, आपको पता होगा मैंने एक वीडियो लगाया था, ये आप यहाँ आई बटन में ऊपर देख पाएंगे, जिसको करीब 1.5 लाख विद्यार्थी देख चुके हैं, कक्षा 12 का पाठ 2 का। तो उसको भी अब मैं रिविज़न करवा दूंगा, या आप उसको यहाँ देख सकते हैं। तो साहित्यिक स्रोत में, साहित्य में जैसे धार्मिक साहित्य आ गया, धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें, और एक आ गया धर्मेतर, यानी कि गैर धार्मिक या धर्मेतर। धार्मिक साहित्य में 3 धर्म मुख्यतः रहे हैं प्राचीन भारत में। एक तो ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म, और दूसरा बौद्ध धर्म। याद होगा आपको, जैसे जैसे मैं नाम ले रहा हूँ बौद्ध धर्म, तो इसकी किताबें याद आ रही होगी। जातक है, त्रिपिटक है, उसके अलावा दिव्यावदान है, दीपवंश है, महावंश है, और एक जैन धर्म, परिशिष्ट, परवन, अंग, उपांग वगैरह। धर्मेतर में क्या आ जाएगा, ऐतिहासिक और कुछ लौकिक साहित्य। फिर इसी में आ जाएगा विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक है। फिर पुरातात्विक स्रोत, ये सब चीज़ें जो है हम देखेंगे। पुरातात्विक स्रोत में क्या आ जाता है, पुरातात्विक में जैसे अभिलेख आ गया। अभिलेख का मतलब, जैसे मान लीजिए अभी हम लिख रहे हैं, अभी लिखिए, आप कई बार देखते हैं आज भी कोई बिल्डिंग है, भवन है, उसका उद्घाटन होता है, तो उसके साइड में एक ब्लैक मार्बल में या ऐसे पट्टी लगी रहती है, उस पर लिखा रहता है माननीय मंत्री महोदय के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। वो भी क्या है, एक अभिलेख है। आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद भी वो सुरक्षित रहेगा, और ये विश्वसनीय होता है। क्यों? क्योंकि ये जो खोद कर लिखा हुआ ना, उसको अपन मिटा नहीं सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। तो पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख जो है वो एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में माने जाते हैं। इसी तरह से जैसे सिक्के हैं, तो जो समुद्रगुप्त के सिक्के हैं वीणा बजाते हुए, तो वो आ गए। उसके अलावा स्मारक है, जैसे मंदिर है या महल है, वो सब चीज़ें हैं, वो इसमें आएगी। तो अब हम चलते हैं पाठ्य पुस्तक की ओर। तो इसमें आप देखिए दोस्तों, ये कल हमने पढ़ा था, आपको शॉर्ट में, संक्षेप में रिवीजन करवा देते हैं। एक तो विष्णु पुराण याद रखें कि भाई कहाँ लिखा हुआ है कि समुद्र के उत्तर, ये फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न पूछा गया था 2 साल पहले।
तो विष्णु पुराण आप याद रखें, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 बड़े देवता है, तो विष्णु जो है उसमें ये कहा गया है। ठीक है, भारत का वातावरण कैसा है, उष्णकटिबंधीय है। ये चीज़ें हमने कल देखी थी। उसके बाद में इम्पोर्टेंट चीज़ में यहाँ आ जाता है वेद 4 है। ऋग्वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त। ये मैं रिविज़न करा रहा हूँ आपको 2 ही मिनट में, ताकि आप इसको भूलें नहीं। और यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित है। सामवेद में क्या है, गाई जाने वाली सामग्री है। और अथर्ववेद में लोक विश्वास है, जिसमें कुछ अंधविश्वास भी आ गए हैं, वो है। आरण्यक वन में लिखे गए हैं। उपनिषद में गूढ़ दार्शनिक विषय है। उपनिषदों की संख्या 8 है और वेदांग की संख्या 6 है। वेदांग आपको याद आ गए होंगे। और इसको थोड़ा सा जो है आपके जूम कर देते हैं, ताकि मोबाइल की स्क्रीन में आपको देखने में दिक्कत नहीं हो। और वीडियो को आपको ये द्वारा काफ़ी सराहा गया दोस्तों, तो अच्छा लगा ये जो है जानकर। अब यहाँ पे आप देखिए, ये 6 है वेदांग। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये नाम आप याद रखें। 4 ये उपवेद है, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद, चारों याद रखें। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति, ये स्मृतियाँ हैं। रामायण महाभारती महाकाव्य है। पुराण 18 है, सबसे पुराना मत्स्य पुराण है। ठीक है, और ये पुराणों का विषय है सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश और वंशानुचरित्र। बौद्ध साहित्य में 3 बड़ा साहित्य है। पिटक जो कि सबसे पुराना साहित्य है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इसी तरह से जातक ग्रंथ है, जिनमें कि महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं, जिनकी संख्या 549 बताई गई है। पाली भाषा में ज़्यादातर बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं। मिलिंद पन हो, यानी एक तो राजा मिलिंद और उसके पर्सन नागसेन से। दीपवंश, महावंश, ठीक है, ये श्रीलंका की जानकारी देते हैं। सीधे सीधे प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में, चाहे पीटीटी हो, बीएसटीसी हो, आरएस हो, पुलिस हो, पटवारी हो, टेट हो, रीट हो। ठीक है, तो दीपवंश, महावंश श्रीलंका के बारे में जानकारी देने वाले बौद्ध ग्रंथ, तो इस तरह से प्रश्न यहाँ से बनते हैं, तो मैंने इनको हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, और ये अब रिविजन में आपकी सुविधा रहेगी। सिंहल द्वीप श्रीलंका का नाम है। ठीक है, सिलोन भी कहते हैं, ताम्रपर्णी भी कहते हैं। महावस्तु, ललित विस्तार, ये बौद्ध किताबें हैं और संस्कृत में लिखी गई है। मंजूश्री, मूलकल्प। अश्वघोष बड़े विद्वान थे, चौथी बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष थे वो सुमित्रा। अश्वघोष याद होगा आपको। और बुद्ध चरित्र और सुंदरानंद इन्होंने लिखा, कनिष्क के दरबारी विद्वान थे। दिव्य अवदान भी बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। अब आता है जैन साहित्य, जिसमें कि आगम, ठीक है, जैन आगम ये हो गया। और उसके अलावा जैसे प्राकृत भाषा में जैन लिखा गया है साहित्य, कथाकोश, परिशिष्ट प्रबंध, भद्रभाव चरित्र, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, ये किताबें किस धर्म की है, जैन धर्म की है। ध्यान रखें, ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे भद्रबाहु चरित्र ये भी है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। ऐतिहासिक ग्रंथों में कल्हण की राजतरंगिणी विशुद्ध रूप से ऐतिहासिक ग्रंथ कब लिखा गया, 1150। किसने, कल्हण ने। कहाँ का इतिहास है, कश्मीर का। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, एक ही आदमी का नाम है। इसने क्या लिखी, अर्थशास्त्र। अब ये प्रश्न कक्षा 12 में बोर्ड में पूछा गया, इसका लेखक कौन है, तो बहुत सिंपल ही प्रश्न था वैसे। अर्थशास्त्र का विषय क्या है, प्रशासन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। और इसके अलावा आप ये भी याद रखें, बाणभट्ट जो हर्ष के दरबार में था, उसने लिखी हर्ष चरित्र। वाकपति का गौडवहो, इनको आप रिपीट करेंगे ना सीधा, वाकपति का गौडवहो, तो आपको याद रह जाएगा। ठीक है, विलहण का विक्रमांक देव चरित्र, जय सिंह का कुमारपाल चरित्र, नयन चंद्र का हमीर महाकाव्य। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें, और ये चीज़ें आगे और आएगी। अभी हम हमीर के बारे में पढ़ेंगे, या जो कुछ भी हम पढ़ेंगे उसमें और आएगा आगे। यह है साहित्यिक, पाणिनि के अष्टाध्यायी, पतंजलि का महाभाष्य। पतंजलि याद ना, बाबा रामदेव जी बताते हैं योग, तो पतंजलि ने ही जो है इनका आविष्कार किया था। मालविका, अग्निमित्र वगैरह कालिदास की है। मुद्रा राक्षस, मेघातिथि, कामन्न का नीतिसार, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, जिसका 40 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। तो इनको भी आप देखें, याद करें। ठीक है, फिर हमने संगम दक्षिण भारत का साहित्य है। ठीक है, और ये राजस्थानी साहित्य है, चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पद्मनाभ का कानड़देव प्रबंध, ये सब। अब आता है विदेशी विवरण, जो कि हम आज पढ़ेंगे। तो 5 मिनट भले ही हमें लगे हो, मगर अब यह है कि कल जो पढ़ा हमने आधे घंटा में, उसको हमने रिवीजन कर लिया। और ऐसा आपको करना भी चाहिए दोस्तों। आप किताब भी पढ़ते हैं तो उसको अंडरलाइन करके उनको रिवीजन किया करें। एक विपुल व्यास जी ने पूछा है कि नोट्स कैसे बनाएं, तो उसका मैं वीडियो जो है आपके लिए अलग बनाऊंगा। विदेशी विवरण, विदेशी विवरण का मतलब ये हुआ है दोस्तों, चाहे आज हो चाहे प्राचीन काल हो, विदेशी यात्री भारत में आते रहे हैं। और भारत में आने के लिए जो दर्रे हैं, जो पाकिस्तान साइड में खैबर का दर्रा, बोलन का दर्रा, उधर से ज़्यादातर जो है वो आए हैं। खैबर, बोलन,
गोमल, उनसे। तो विदेशी यात्री जो भी आए तो वो इतने समझदार थे कि वो आते एक साथ ही उन्होंने कुछ लिखा तो देखो आज वो इतिहास बन गया, आज वो याद है और आज हमारे काम भी आता है। अगर वो लिखते नहीं तो वो जो उनको कोई याद नहीं करता। तो यूनान से आए हुए, यूनान का मतलब है ग्रीस। आज एक छोटा सा देश है ग्रीस, आपको मिल जाएगा मैप के अंदर। और पहले जो है काफ़ी बड़ा एक भव्य बड़ी सभ्यता थी, जिसमें सिकंदर का नाम आपने सुना होगा, अलेक्जेंडर का। उसी सिकंदर के बाद में कई और भी यात्री आए उसके साथ और उसके बाद। तो जैसे यूनानी लेखकों में टेसियस, हेरोडोटस, जिसको इतिहास का पिता कहा जाता है, इसने हिस्टोरिका पुस्तक लिखी जिसमें भारत का भी जिक्र है। निरियाकस, एरिस्टोबुलस, तो इस टाइप के ये नाम है। मेगस्थनीज आपको पता होगा चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। हम आगे मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे तो इसकी डिटेल और पढ़ेंगे। तो उसकी किताब का नाम क्या है? इंडिका। अभी हमें किताबों के नाम याद करने हैं इस पाठ में, जहाँ से सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। टॉलमी का भूगोल। प्लिनी का है प्राकृत इतिहास यानी नेचुरल हिस्ट्री, ये पूछा जाता है। प्लिनी प्राकृत इतिहास या अंग्रेजी में नेचुरल हिस्ट्री, हम अंग्रेजी भाषा तो नहीं पर अंग्रेजी में हम कह सकते हैं इसको। एरिस्टोबुलस की हिस्ट्री ऑफ द वॉर यानी युद्ध। स्ट्रेबो का भूगोल। ठीक है। तो टालमी का भी भूगोल है और स्ट्रेबो का भी भूगोल है, तो ये पूछे जाते हैं दोस्तों। और पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, ये भी एक किताब है। इसका लेखक कौन है? अज्ञात, यानी लेखक ने अपना नाम नहीं लिखा। तो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि इसका लेखक कौन है, तो लेखक कोई नहीं है, अभी पता नहीं चला है, नाम नहीं लिखा उसने। तो ये जो पुस्तक है इसमें बंदरगाहों के बारे में, जो व्यापार के लिए दक्षिणी भारत में जो व्यापार के बंदरगाह है उनके बारे में विस्तार से विवरण है। तो इन किताबों को पढ़कर, जैसे इंडिका को पढ़ते हैं, इंडिका हालांकि खुद नहीं मिली, उसका विवरण आगे दूसरी किताबों में है। तो इनसे इतिहासकार जो है उनको आइडिया लग जाता है कि उस समय ये चीज़ें थी, भारत में ये बंदरगाह थे, यहाँ से व्यापार होता था, इन चीज़ों का व्यापार होता था, इसका मतलब भारत की स्थिति अच्छी थी। इनमें से एक है, वो चिंता व्यक्त करता है कि भारत जो है वो विदेशों से सोना मंगा रहा है और बदले में यहाँ से वस्त्र जो है वगैरह दे रहा है, तो भारत के पास में सोना बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है। तो इस प्रकार की चिंता भी यात्रियों ने व्यक्त की है। चीनी यात्री, अब तो देखो चीनी का नाम लेते हैं तो ये थोड़ा सा ऐसे अभी आक्रोश आता है, क्योंकि एक तो कोरोना और उसके बाद में चाइना की हरकतें LOC और LAC पर। तो अब चीनी यात्रियों की हम बात करें तो भारत में आपको दोस्तों पता है बौद्ध धर्म जो है वो भारत में उसका उदय हुआ महात्मा बुद्ध ने, और बौद्ध धर्म का प्रचार ज़्यादा विदेशों में हुआ, चाइना, कोरिया, जापान और पड़ोसी जो देश है म्यांमार, बर्मा। तो चीन के अंदर एक जिज्ञासा थी कि भारत जाएं और वहाँ से बौद्ध धर्म के जो मूल साहित्य है उनका अध्ययन करें। तो इसके लिए फाहयान आया, सुंग युन आया, हवेनसांग आया और इत्सिंग आया। तो इनकी हम बात करें कि फाहयान, इसका पूछा जाता है कि किस राजा के समय आया। तो देखो फाहयान जो है वो गुप्त शासक चंद्रगुप्त जो द्वितीय था, आगे हम गुप्त भी पढ़ेंगे दूसरे पाठ में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन आया था? फाहयान। इसकी ट्रिक है याद रखने की, यान, चंद्रमा के ऊपर भारत ने यान भेजा है ना, यान चंद्रयान 2 भेजा था अभी कुछ दिनों पहले, तो अब याद रखें यान नाम आते चंद्रमा याद कर लेना। तो इसके समय ये आया था 399 से 414 ईस्वी भारत रहा ये, और बौद्ध धर्म का अध्ययन किया और यहाँ से बड़ी मात्रा में ग्रंथ और सामग्री ले गया। उसके बाद में आता है हवेनसांग। हवेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ये प्रश्न यहाँ से कई बार RAS एग्ज़ाम, IAS एग्ज़ाम तक ये प्रश्न पूछा गया है। हवेनसांग को यात्रियों का राजकुमार। हवेनसांग ने किताब लिखी CU की, ठीक है, CU की। ये 629 से 644 तक भारत में रहा। उस समय भारत का राजा था हर्षवर्धन, ये उसके दरबार में रहा। ये पहले इसको भाषा आती थी चाइनीज़, तो ये चा चू ची चू चा ऐसे करता था। फिर इसने नालंदा विश्वविद्यालय में संस्कृत सीखी और फिर इसने बौद्ध धर्म का अध्ययन जो है वो किया। इसके बाद इत्सिंग आया। तो 3 यात्रियों के नाम आपको याद रखना है, फाहयान, हवेनसांग, इत्सिंग। कई बार वो ये भी कह देते हैं इनको क्रम से जचाओ, पहले कौन आया, तो पहले फाहयान आया, फिर हवेनसांग आया और फिर इत्सिंग आया। इत्सिंग 7वीं सदी के उत्तरार्ध, मतलब 7वीं सदी जब आधी बीत गई थी। 7वीं सदी क्या होती है दोस्तों? 600 से लेके 700, ये जो 100 साल का समय है और ये जहाँ ख़त्म होती है 7 पे, इसको बोलते हैं 7वीं सदी। उत्तरार्ध और पूर्वार्ध क्या होता है?
600 से 650 तक का जो समय है वो तो है पूर्व का आधा, और 651 से लेके और 700 तक का वो है उत्तर यानी बाद का आधा। तो उत्तरार्ध, साथियों से देखिए उत्तरार्ध यानी 672 से 688 के बीच में ये भारत आया, और ये नालंदा, विक्रमशिला वहाँ विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी मिलती है। ये चीज़ें हम आगे भी पढ़ेंगे, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय है वो कुमारगुप्त के समय जो है बना था, विक्रमशिला जो है वो धर्मपाल के समय बना था, वो सब चीज़ें भी हम आगे पढ़ेंगे। तो विदेशी यात्रियों में एक तो हो गए यूनानी, जिसमें प्लिनी है, मेगस्थनीज है, स्ट्रेबो है, अरिस्टोबुलस है, उनकी किताबें हैं। उसके बाद में आ जाते हैं चीनी। चीनी में 3 है, फाहयान, हवेनसांग और इत्सिंग। यान आया चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, हवेनसांग है से हवेन, है से हर्ष, दोनों का है पहला अक्षर है, और इत्सिंग आया उस समय कोई भारत में बड़ा एक छत्र राजा कोई नहीं था जिसका कि नाम लिया जाए कि उस समय आया। अब आ जाते हैं तिब्बत। तिब्बत आपको पता ही है, तिब्बत एक पठार भी है, तिब्बत का पठार जिसको विश्व की छत कहते हैं। वो तप जाता है, गर्म हो जाता है, जिससे मानसून भी आता है। तो तिब्बत जो है आप जानते होंगे, दलाई लामा ना आपने नाम सुना होगा। तो तिब्बत हालांकि अब चाइना ने उस पर अधिकार कर लिया है, तो वहाँ से तारानाथ, यहाँ से ये ध्यान रखें, तिब्बत से कौन आया? तारानाथ द्वारा वो आया, और उसने 2 किताबें लिखी, कंग्यूर और तंग्यूर। ये प्रश्न भी हिस्ट्री के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, कंग्यूर और तंग्यूर। ठीक है। अब तिब्बत के अलावा जैसे हम कोई अरब यात्रियों की बात करें, तो अरब यात्रियों की बात करें तो अल मसूदी, या मसूदी नाम लेकर पूरा नाम है अल मसूदी। अल मसूदी जब आया था उस समय राजस्थान और यूपी वाले क्षेत्र में एक राजा थे जिनका नाम था महिपाल, जो कि प्रतिहार राजा थे। तो इनके समय जो है ये अल मसूदी आया था, जिसने पुस्तक लिखी मिडास ऑफ गोल्ड। मिडास ऑफ गोल्ड, याद रखें किताब का नाम। और इसी तरह से सिंध जो है प्रांत, आज पाकिस्तान में है, उसके इतिहास को जानने के लिए एक किताब है चचनामा। तो ये भी पूछा जाता है प्रश्न, चचनामा। ठीक है। तो इन सब किताबों से दोस्तों इतिहास की जानकारी मिलती है, और उस आधार पर इतिहासकार इतिहास तैयार करते हैं। सुलेमान भी आया था, सुलेमान आया था मिहिर भोज के समय, जिसकी पुस्तक है सिलसिलात उल तवारीख। ठीक है। तो पाल और प्रतिहार शासकों के बारे में लिखा है। एक आपने महमूद गजनवी का नाम सुना होगा, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, सोमनाथ पर भी आक्रमण किया। उसके साथ एक लेखक आया अल बेरूनी। अल बेरूनी इतिहास की दृष्टि से बहुत अच्छा लेखक था। इसने किताब लिखी तारीख ए हिंद, कई जगह नाम आता है तहकीकात ए हिंद या किताब उल हिंद। तो इसमें भी उसने ये देखो, इसने यहाँ संस्कृत भाषा सीखी और मूल स्रोतों का अध्ययन करके, मूल स्रोत क्या होता है, जो किताब असली किताब है उसमें क्या लिखा हुआ है, मूल स्रोतों का अध्ययन करके अपनी पुस्तक तारीख उल हिंद में, या देखो तारीख हिंद या तारीख उल हिंद में भारतीय समाज और संस्कृति के बारे में लिखा। तो अल बेरूनी का भी एक महत्वपूर्ण योगदान इसमें बनता है। तो विदेशी यात्रियों का वर्णन समझ में आ गया। एक तो यूनानी यात्री और एक चीनी यात्री, तिब्बती, चीनी तिब्बती तो पास पास ही हो गया, और फिर अरब यात्री। ठीक है। अब आता है इतिहास के स्रोत के रूप में वंशावलियाँ। वंशावली क्या होती है? वंश की अवली, अवली मतलब माला, वंश, वंश वृक्ष। जैसे बताते हैं ना कि भाई ये फलानी जाति है तो आपका उत्पत्ति यहाँ से हुई थी, आपके दादाजी ये थे, परदादा ये थे, फिर उनके संतान हुई, उन्होंने ये किया। आपके आते हैं ना घरों में, कई बार आपने सुना होगा। तो जैसे कौन कौन लोग होते हैं जो वंशावली लेखक लिखते हैं, ये अपना इतिहास को सुरक्षित रखते हैं, जाति का इतिहास, समाज का इतिहास, परिवार का इतिहास। और ये इतिहास जब किसी राजा महाराज से जुड़ा हुआ हो तो काफ़ी फ़ायदा करता है। कि मान लीजिए कोई बताते हैं कि हम राम के वंशज हैं, हम कुश के वंशज हैं, तो वो इतिहास जो है वो जोड़ने में फ़ायदा मिलता है। जैसे बड़वा, जागा, राव, भाट। ठीक है। मुझे भी याद है कि हम छोटे थे, अब की बार तो काफ़ी साल हो गए नहीं आए, तो ये भाट जो है वो आते थे और आकर जो पूरी स्टोरी सुनाते थे कि यहाँ से ये हुआ, फिर ये हुआ, ऐसे पूरी स्टोरी बताते हैं। काले अक्षर से भाई रखते हैं बही खाता, काली से इसलिए कि वो फैलती नहीं है। तीर्थ, पुरोहित, पंडे ये आदि होते हैं। अब ये आप थोड़ा और समझ सकते हैं भारतीय इतिहास के स्रोत, ये जो बना हुआ है आरेख, ये अगर आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं तो ये पाठ आपके 10 नंबर का है।
तो आपके बड़ा प्रश्न आ सकता है। तो वहाँ आप ऐसा बना सकते हैं कि एक तो पुरातात्विक स्रोत हो गया और एक हो गया साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत हमने पढ़ लिया दोस्तों, धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के भी 3 भाग हो गए, ब्राह्मण, बौद्ध और जैन। धर्मेतर साहित्य में विदेशी विवरण और लौकिक साहित्य, ऐतिहासिक और विशुद्ध साहित्य, काव्य, नाटक, कथा, नीति शास्त्र। विदेशी में चीनी, यूनानी, चीनी, मुस्लिम, तिब्बती। ठीक है, ये हमने पढ़ा ना अभी। अल मसूदी है, सुलेमान है, तारानाथ है, चीनी में वो तीनों है, यूनानी में वो मेगस्थनीज वगैरह है, नाटक है, कथा है, व्रत कथा, मंजरी वगैरह आदि हमने पढ़े। ठीक है, अब इधर हम पुरातात्विक स्रोत की बात करें, ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, इसको हम अभी पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो दोस्तों आप धैर्य रखें, पढ़ना कोई जादू नहीं है कि आप 10 मिनट के वीडियो में पूरी किताब कर लेंगे। धैर्य रखना पड़ेगा, कई घंटे लगेंगे, मगर किताब आपको पूरी करवा दूंगा। पर तभी इसको मेरा मनोबल बढ़ेगा जब आप इसको देखते हैं, आप इसको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो मुझे लगता है कि भाई टीचिंग पसंद आई आपको। पुरातात्विक यानी पुराने तत्व है, जिसमें अभिलेख। अभिलेख का मतलब कोई लेख लिखा हुआ। शिला, शिला का मतलब कोई मान लीजिए चट्टान है, वो शिला है, टुकड़ा है, उस पर लेख लिख दिया। ठीक है, स्तंभ लेख, कोई ऐसे खंभा बनाया, उस खंभे पे लेख लिख दिया। ज़्यादातर किसने लिखे हैं स्तंभ वाले? अशोक ने लिखे हैं। गुहा यानी गुफा, गुफा के अंदर लेख लिख दिया। कौन लिखते हैं? या तो राजा महाराजा कई बार जाते उसके अंदर लिखवा देते, या मान लो कोई तपस्वी है, कोई बौद्ध भिक्षु है, वो रहते हैं, वो लिख देते हैं। मूर्ति लेख, कोई मूर्ति बनी हुई मूर्ति के नीचे लेख लिख दिया, कलाकार का नाम, राजा का नाम, पैसे देने वाले का नाम, भगवान का नाम, जो भी। तो इससे पता लगता है कि उस समय ये चीज़ें थी, उस समय ये मूर्तियाँ चल रही थी, ये भगवान जो है वो आस्था का केंद्र था। ताम्रपत्र, ताम्रपत्र क्या होता है? आज भी हम बोलचाल में कहते हैं कि ताम्रपत्री करवा दी क्या। तो ये इस प्रकार से एक किताब सी, मतलब एक पट्टी सी होती थी जिस पे खोद खोद के लिख दिया जाता था। तो ये ज़्यादातर जैसे किसी को ज़मीन दान में दी, या मान लो कोई लिखा पढ़ी की, तो वो आज स्टाम्प पे होता ना, उस तरह से ताम्रपत्र पे होता था। तो एक प्रूफ होता था राजा का और उसमें नाम लिखा हुआ इस तरह से। तो ये जैसे प्रभावती गुप्ता है, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री, उसका ताम्रपत्र मिला है। तो इनसे भी क्या है, इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके अलावा जैसे अभिलेख हो गया, फिर है सिक्के, सिक्कों से जानकारी मिलती है। सिक्का अच्छा है, क्वालिटी का, शुद्ध सोने का है, मतलब राजा की स्थिति अच्छी है। मिलावट है, मतलब डाउन है। ठीक है, मुद्रा यानी मोहर लगाते हैं, वो मोहरें। स्मारक, स्मारक में जैसे मंदिर है, महल है, हवेली है, अभिति चित्र शेखावा, ठीक है, तो वो बने हुए। मूर्तियाँ और मंदिर, शैल चित्रकला। शैल का क्या मतलब होता है? शैल यानी चट्टान, चट्टान। तो पहाड़ी है, गुफा है। तो पहले क्या होता था, मनुष्य गुफाओं में रहता था। ये मान लो पहाड़ी है और ये इसकी गुफा है, उसमें रहा, तो उसने दीवार पर कुछ बना दिया बैठे बैठे ने, तो वो क्या है? शैल चित्र। उससे क्या जानकारी मिल रही है? ये मिल रही है कि मनुष्य आज से 10,000 साल पहले भी चित्र बनाना जानता था, रंग वंग भरना। हालांकि भले ही सुंदर नहीं बनाए हो, उसने भले ही ऐसे हिरण मान लो बना दिया, इस तरह से बना दिया, ठीक है, ये बना दिया ये, मगर पता तो चला ना कि यार उसकी इंटरेस्ट है उसका, देखो चित्रकला में। तो ये पता चलता है कि मनुष्य आज का नहीं है, शुरू से ही उसकी चित्रकला में रुचि रही है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो क्या कहलाती है? शैल चित्रकला। समझ में आ रहा होगा आपको? आनंद लीजिए, आराम से पढ़िए, धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, जल्दबाजी नहीं है, समझिए। तो ये जो वंशावलियाँ हैं ना, वंशावलियों को यहाँ कहा गया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार वंशावलियों को, बहियों को न्यायिक तथ्य के रूप में भी स्वीकार किया गया है। मान लीजिए कोई विवाद हुआ कि क्या वंश है, कोई और है, तो वहाँ इनका साक्ष्य, सबूत जो है उसके रूप में भी माना जाता है इनको। और यहाँ पे कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, वंशावलियों का महत्व बताया गया है। तो आप इसकी चाहो तो रीडिंग लगा सकते हो, यहाँ से कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फैक्ट नहीं निकल रहा है। अब आता है पुरातात्विक स्रोत की ओर हम चलते हैं। पुरातात्विक स्रोत की हम बात करें दोस्तों, आप कहो तो इसको और आपके जूम कर दूं, इस तरह से ठीक रहेगा कि आप मुझे बता दिया करें, कमेंट करके बता दिया करें कोई आपका सजेशन हो तो, कि आपको किस तरह से जो है पढ़ना पसंद रहेगा, ठीक रहेगा। तो पुरातात्विक स्रोत का अभी हमने पढ़ा ना कि पुराने स्रोत, तो ये विश्वसनीय ज़्यादा होते हैं क्योंकि इनमें चेंजिंग की संभावना कम रहती है। किताब में तो क्या होता है, मान लीजिए हम किताब लिख रहे हैं तो अपना इंटरेस्ट है राजा के प्रति तो हम अच्छा लिख देंगे, राजा से अपन नाराज है तो थोड़ा बहुत बुरा भी लिख देंगे। और इन स्रोतों में क्या चेंजिंग नहीं हो पाती। कलिंग नरेश खारवेल,
कलिंग मतलब उड़ीसा में, उड़ीसा का कलिंग जगह थी, वहाँ राजा था खारवेल जो कि जैन धर्म को मानता था। और उसके बारे में जानकारी हमें सिर्फ एक ही स्रोत से मिलती है, हाथी गुम्फा अभिलेख। तो यहाँ से सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि हाथी गुम्फा लेख किसका है? खारवेल का है। खारवेल किस धर्म को मानता था? जैन धर्म को। उसकी जानकारी का एकमात्र स्रोत हाथी गुम्फा अभिलेख। ये अभिलेख नहीं होता उस गुफा के अंदर तो आज खारवेल का इतिहास में कहीं नाम नहीं होता। तो ये जो है पुरातात्विक स्रोत, एक तो उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष, मान लीजिए खुदाई हुई। कई बार अपने घरों में भी आप सुनते हैं ना, अड़ोस पड़ोस में कहीं खुदाई में सिक्के निकल गए, तो उन सिक्कों का पता लगा कि 1000 साल पुराने हैं किसी राजा के, तो वो पुरातात्विक विभाग आके उनको अपने कब्जे में कर लेता है। तो उत्खनन से जो भी चीज़ें मिली हो, अभिलेख हो गए, सिक्के हो गए, स्मारक है, मूर्तियाँ हैं, वो चीज़ें। तो अब हम बात करते हैं 1 नंबर पे मृद भांड, औजार और उपकरण। मृद यानी मृदा यानी मिट्टी, भांड यानी बर्तन, यानी मिट्टी के जो बर्तन है उनको बोलते हैं मृद भांड। तो मिट्टी के बर्तन क्या होता है दोस्तों? ज़मीन के अंदर कोई ये तो है नहीं कि मिट्टी है तो टूटेगी फूटेगी नहीं, वो वैसा ही रहेगा। हज़ारों साल बाद भी उनको खुदाई करते हैं तो धीरे धीरे खुदाई करते हैं तो सुरक्षित निकल जाते हैं। तो उनसे भी पता चलता है कि वो लोग इस प्रकार के मिट्टी के बर्तन काम में लेते थे। इसमें भी अलग अलग है, काले रंग के मिट्टी के बर्तन, लाल रंग के मिट्टी के बर्तन, लाल काले रंग के मिट्टी के बर्तन, और सलेटी गेरुआ रंग, सलेटी रंग जो राखिया कलर, वो बर्तन अलग अलग समय आए। चिकना है, पॉलिश की हुई है, ऊपर चित्र बना हुआ है, क्या मान लीजिए कौवा बना हुआ है और एक घड़ा पड़ा है, ठीक है, ऐसा चित्र। इसका मतलब कौवे वाली जो है ना, थ्रस्टी करो मस्त देरवाजे करो, देरवाज वेरी थ्रस्टी, सुना होगा आपने। मारवाड़ में कहते हैं मस्त देरवाजे, नहीं एक वंश दरवाजे कागला, सिटिंगों ने डागला, ऐसे कई बार मजाक भी करते हैं। तो मिट्टी का बर्तन, उस पर डिज़ाइन बनी हुई है, काली पट्टी बनी हुई है, नाव का चित्र है मान लीजिए मिट्टी बर्तन पर, तो ये पता लगता है कि वो नाव से भी परिचित थे। हड़प्पा में ऐसे कई उपकरण हुए हैं, तो इनसे इतिहास तैयार होता है मित्रों। पाषाण उपकरण क्या होते हैं? पत्थर के बने हुए औजार। मनुष्य शुरू में पत्थर के औजार काम में लेता था, जैसे भाटा है पत्थर, उसको थोड़ा घिस दिया, तीखा कर दिया, नुकीला कर दिया और पशुओं को मार के खा लिया, तो वो औजार जो है वो पाषाण उपकरण थे। अब ये जो मृद भांड है, इसकी 4 संस्कृतियाँ रही है। कई बार सीधा ही पूछ लेते हैं कितनी? 4। परीक्षा में ऑप्शन में कितने आते हैं? ABCD 4। तो आप नाम ध्यान में रखें। एक तो है गेरवे रंग युक्त मृद भांड, यानी ऑकर कलर्ड पोट्री, ठीक है, OCP गेरवा रंग। दूसरा है काला और लाल रंग, ठीक है। तीसरा है सलेटी रंग और चित्रित पेंट किया हुआ। और चौथा है उत्तरी काली चमकीली परंपरा। आप भी देखते होंगे आज भी घरों में मटकी वगैरह लाते हैं, लाल कलर की भी आती है, काले रंग की भी हांडी वगैरह से आती है, जो आप बिलोना वगैरह करते हैं देखा होगा आपने, और लाल काली मिक्स भी आती है, जैसे काली लाल हांडी, उस पर काली बर्तन है, उस पर काली डिज़ाइन, ठीक है, तो लाल काला। और उत्तरी काली चमकीली, ये जैसे मतलब ये है सिंधु सभ्यता की पहचान, ये है जो वैदिक है उत्तर वैदिक उनके पहचान। तो इसमें अलग अलग इसमें आता है, वो चीज़ें आगे हम पढ़ेंगे। तो उत्तरी काली चमकीली परंपरा, तो ये 4 इनके नाम आप याद रखना। फिर आते हैं अभिलेख की ओर। तो मृद भांड में 4 परंपराएं रही है, नाम याद रखना। गेरवा हो गया, ठीक है, लाल काली हो गया, ठीक है, सलेटी हो गया और उत्तरी काली। अभिलेख का मतलब कहीं ना कहीं कुछ लेख लिखा हुआ है, चाहे वो शिला पे हो चाहे वो स्तंभ पे हो, इससे भी जानकारी हमें मिलती है। और बहुत सारे राजाओं की जानकारी का तो एकमात्र स्रोत ये अभिलेख ही है दोस्तों। अब आपको ये जैसे देखो, ये साइज जूम ठीक है, बड़ी साइज ठीक है, आप मुझे बता दें कैसे ठीक है। अशोक के अभिलेख। अशोक पहला राजा था जिसने कि बड़े बड़े अभिलेख स्तंभ के ऊपर लिखवाए, जैसा अभी मैंने चित्र बना के आपको बताया था ना। खारवेल अभी हमने नाम लिया था, हाथी गुम्फा में इसने लेख लिखवाया तो ये अमर हो गया, नहीं तो भूल जाते इसको। गौतमी पुत्र सातकर्णी जो सातवाहन वंश का राजा था, नासिक अभिलेख उसने लिखवाया जिससे इसके बारे में जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त का है प्रयाग इलाहाबाद का लेख, जिससे इसके बारे में जानकारी मिलती है। अशोक के जो अभिलेख है उनकी लिपि खरोष्ठी और ब्राह्मी है। भारत में जो है उनकी लिपि तो है ब्राह्मी, और पाकिस्तान साइड में जो मिले हैं उनकी लिपि है खरोष्ठी। जूनागढ़, रुद्रदामन नाम का एक राजा हुआ शक, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, फ़ोटो भी आएगी। तो इसका लेख है जूनागढ़।
जूनागढ़ कहाँ? गुजरात में, जहाँ शेर भी पाए जाते हैं। और वैसे जूना का मतलब होता है पुराना। तो रुद्रदामन का शिलालेख। चंद्र का महरौली। चंद्र कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से संबंधित है। महरौली आपने देखा होगा, दिल्ली में एक स्तंभ है बड़ा लोहे का, जिस पर आज भी जंग नहीं लगा है, उतनी तरह से खूबसूरत है। तो ये चंद्रगुप्त का महरौली स्तंभ लेख। स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, ठीक है। समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख। तो ये क्या है? ये अभिलेख है, और इनसे इन राजाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो ये जानकारी के स्रोत है। प्रभावती गुप्ता, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की बेटी थी, इसका एक ताम्र लेख मैंने भी बताया था आपको, ताम्रपत्र लेख मिला है, जिससे भी इसकी जानकारी और इसके शासन की जानकारी मिलती है। तो अभिलेख में जैसे गुहा लेख, स्तंभ लेख, शिला लेख, ठीक है। इसी तरह से मूर्ति लेख, मूर्ति के ऊपर कोई लेख लिख दिया, राजा का नाम लिख दिया, कोई घटना लिख दी, तो इससे। अब आता है सिक्के और मुद्राएं। सिक्के और मुद्राओं में क्या होता है कि जैसे शासक का अगर नाम लिखा हुआ है, हालांकि ये सबसे पहले परंपरा यूनानियों ने शुरू की थी, और तिथि लिखी हुई है, चित्र है राजा का, वंश की परंपरा, या कोई धार्मिक चिन्ह या कोई प्रतीक चिन्ह, धर्म, कोई गौरवपूर्ण कार्य, जैसे मान लीजिए यज्ञ करवाए तो घोड़े की फ़ोटो, कोई कला का कैसे पता चलेगा? सिक्का सुंदर है, शुद्ध है, सोने या चांदी का। तो शासक की रुचि का भी पता लगता है। जैसे मान लीजिए यहाँ आप देख सकते हैं कि ये समुद्रगुप्त है, ठीक है, और यहाँ हाथ में क्या है? वीणा ले रखी है ये, तो वीणा बजा रहा है। इसका मतलब खाली समय में ये संगीत का शौकीन था, जैसे अपन म्यूजिक वगैरह सुनते हैं तो वैसे ये बजाता था। ये है नहपान का चित्र। राजा है, शक राजा है, इनको बोलते थे छत्रप बोलते थे, तो शक छत्रप नहपान है उसका है। ये देखो लिपि, इसमें लेख लिखा हुआ है, तो इस लेख से तो पता चला होगा। हालांकि देखो ये एर, पीर, शीर तो अपने कॉमन ऐसे समझ में नहीं आ रहा, मगर लिपिकार जो इसको पढ़ लेते हैं, तो ये नहपान का है। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा जाता है कि वीणा वाला सिक्का किसका? समुद्रगुप्त का है। और मेरे ख्याल से तो हिस्ट्री का स्टूडेंट इसको जानता है अच्छे से। इसी तरह से गुप्त राजा आगे हुआ कुमारगुप्त। उसने कार्तिकेय प्रकार के सिक्के चलाए। कार्तिकेय किसका साथी है? शिव जी का, तो शिव जी का पुत्र माना जाता ना। तो कुमारगुप्त के जो कार्तिकेय सिक्के हैं, इससे ये पता चलता है कि ये शैव धर्म का अनुयायी था, ठीक है। तो इससे पता लग जाता है कि ये इस धर्म को मान रहा है। और चांदी, और एक चीज़ और ध्यान रखें, भारत के सबसे पुराने सिक्के कौन से हैं? पंचमारक या आहत सिक्के। ये प्रश्न तो कोई हज़ारों बार पूछा गया है एग्जाम में, हज़ारों बार दोस्तों। और मैंने आपको बताया था मेरी प्ले लिस्ट में आपको हिस्ट्री के पेपर दिए हुए हैं 8-10, उनको आप देखें, उससे आपको आइडिया लगेगा टॉपिक वाइज कि किस किस प्रकार के प्रश्न RAS में, IAS में पूछे जाते हैं। तो पंचमारक या आहत सिक्के कहा जाता है। भारत के सबसे पुराने सिक्के हैं ये, जो चांदी और तांबे के हैं, या तो मिक्स है या अलग शुद्ध है। इन पर पीपल का, चंद्रमा का ऐसे चित्र बने हुए हैं। किसी राजा का नाम नहीं है। ये मौर्य काल में चलते थे, मौर्य से थोड़े पहले भी चलते थे। और आगे जाकर गुप्त काल में क्या हुआ? गुप्त काल यानी चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, इनके समय धन अच्छा था, आर्थिक स्थिति अच्छी थी, तो सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के खूब मात्रा में जो है चले थे। आगे हम बात करें तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको बोर नहीं हो रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा आपको, और आप जो है धैर्य रखें। और वीडियो को, हाँ, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने ख़ास दोस्त को व्हाट्सएप पे, फेसबुक के शेयर ज़रूर करें, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाभ पहुँचे और व्यूज़ अच्छे होंगे तो मेरा भी जो है इसमें क्या है, मनोबल बढ़ेगा। समुद्रगुप्त के जो सिक्के हैं उस पर घोड़े का चिन्ह, यूप यानी वो यज्ञ की वेदी होती है ना, वो उसका चिन्ह बना हुआ है और लिखा हुआ है अश्वमेध पराक्रम। ये वीणा वाला ना, इसके अलावा और सिक्के हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? एक घोड़ा होता है जिसको यज्ञ करने के बाद में छोड़ा जाता है, और जहाँ जहाँ से वो घोड़ा, साथ में आदमी रहता है, चक्कर लगा के आ गया, वो उतना एरिया किसका माना जाएगा? राजा का माना जाएगा। और अगर उसको किसी ने पकड़ लिया तो उसने चैलेंज दिया राजा को, फिर वो राजा से युद्ध करेगा। बयाना अपने भरतपुर में, जोगलथम्बी महाराष्ट्र नासिक में सिक्कों के बड़े बड़े ढेर मिले हैं, जिससे उन राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। मोहरें भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इनसे जैसे बसाड़ में मोहरें मिली है, तो ये जोगलथम्बी वाला ये भी याद में रख लेना आप। मैंने हाईलाइट कर दिया है दोस्तों,
जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ये सिक्कों से प्राप्त जानकारी है जिसके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब है स्मारक और भवन। ज़्यादा नहीं है ये टॉपिक, आप पढ़ते रहें, समझते रहें। जैसे स्तूप और चैत्य। स्तूप क्या होता है? बौद्ध धर्म में ये इस टाइप का उल्टे कटोरी नुमा, ये जैसे अपने ये इस टाइप का ये स्तूप होता है। एक दरवाज़ा हो गया, ठीक है, चारों तरफ इसके 4 दीवारें भी हो सकती है, ऊपर इस टाइप का हो गया जैसे सांची का स्तूप आपने पढ़ा होगा। और इसमें होता क्या है, जैसे महात्मा बुद्ध के जो अवशेष थे मृत्यु के बाद में, चाहे वो दांत हो, चाहे वो उनकी कोई राख हो, कुछ भी हो, उसको लेके लोटे में उसको ज़मीन में गाड़ दिया, उसके ऊपर ये बना दिया। फिर इसके चारों ओर फेरे लगा सकते हैं। बौद्ध भिक्षु आते हैं, विदेशी भी आते हैं, जापानी कोरिया के लोग आते हैं। और यहाँ पर द्वार है, चारों तरफ जो है 4 भव्य प्रवेश द्वार है। चैत्य क्या होता है? चैत्य होता है जैसे गुफा है, ये पहाड़ी है और ये इसके अंदर गुफा है। गुफा के अंदर जो पूजा पाठ करते थे बौद्ध भिक्षु, ध्यान लगाते थे, उसे चैत्य कहते हैं, पूजा स्थल। चैत्य क्या हो गया? एक तरह से बौद्ध धर्म का पूजा स्थल। और ये स्तूप क्या हो गया? एक तरह से ये हो गया समाधि स्थल हो गया एक तरह से। विहार, विहार से नाम पड़ा है, बिहार, यूपी बिहार, बिहार है ना, तो विहार का मतलब रहने वाला स्थान, रहने योग्य वास्तु। मठ, मंदिर, मठ बौद्ध मठ हो गया जैसे मंदिर की तरह। राजप्रासाद, महल, दुर्ग, भवन, ये जब हम देखते हैं पुराने तो इनसे भी क्या होता है, जानकारी मिलती है। जैसे मान लीजिए सांची का स्तूप है, आज से 2-2.5 हज़ार साल पुराना है, आज भी इसको देखने के लिए विदेशी यात्री आते हैं। तो ये इतिहास का स्रोत भी है और पर्यटन का केंद्र भी है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ठीक है, इनके अवशेष। देवगढ़ और भित्री गांव के मंदिर, देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर, भित्री गांव का मंदिर ईंटों से बना हुआ मंदिर है। और ध्यान रखें, मंदिरों के अवशेष गुप्त काल से शुरू होते हैं, उससे पहले नहीं मिलते। तो ये चीज़ें भी आगे हम पढ़ेंगे। अभी प्रश्न पूछा गया था ये ईंटों वाला, तो हर एग्ज़ाम में, अभी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया, LDC में और में सभी एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है, क्योंकि जहाँ विद्यार्थी कन्फ्यूज होता है ना वहाँ। कंबोडिया में अंगकोर वाट का मंदिर, जावा में बोरोबुदुर का स्तूप, ये भी विदेशों में है। और जो है ये भारतीय कला संस्कृति का प्रतीक है और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी है, और भारतीय सांस्कृतिक और विस्तार की कहानी बताता है। मूर्तियाँ, शैल चित्रकला, टेराकोटा किसे कहते हैं? मूर्ति बनाने की कला को, मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं उसको टेराकोटा कहते हैं। शैल चित्र के बारे में मैंने शुरू में बताया था, शैल यानी चट्टान। तो जैसे मान लीजिए चट्टान है, पहाड़ी है, गुफा है, आदमी फ्री बैठा है, निकमा बैठा है, चाहे आज का नहीं आदि मानव, उसने भी चित्र बना दिए शिकार करते हुए कि ऐसे वैसे। अभी मैंने बनाया था ना कच्चा टाइप, मान लीजिए यूँ बना दिया। अब ये तो पता लग रहा है कि है तो ये आदमी इस टाइप का, ठीक है, तो इस हिसाब से उन्होंने बनाए हैं, तो इनको शैल चित्र कहा जाता है। शैल चित्र का प्रश्न पूछा जाता है कहाँ मिले हैं? राजस्थान में जैसे कोटा है, कोटा में अलनिया जगह है, अलनिया, ठीक है, बारां है, बारां में, ठीक है, चंबल नदी की घाटी वहाँ पर। उसके अलावा शेखावाटी क्षेत्र में भी कुछ मिले हैं। भीमबेटका, ये इम्पोर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री की दृष्टि से, मध्य प्रदेश में भीमबेटका है जहाँ पर बड़ी मात्रा में शैल चित्र मिले हैं और सबसे अच्छी क्वालिटी के। इन शैल चित्रों में जो है लाल लगभग रंग भरा गया है, जो कि लोहे का जो तत्व होता है उससे, जो लोहे के 4 प्रकार है ना, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, साइडराइट, शायद वो हेमेटाइट है, किसी से वो पत्थर से उसके किया गया है। अजंता की चित्रकला विश्व प्रसिद्ध है। महलों के अंदर भित्ति चित्र, भित्ति का मतलब क्या होता है? दीवार। तो दीवारों के ऊपर, घर के अंदर दीवारों के अंदर जो चित्र बने हुए हैं राजा महाराजाओं की हवेलियों में, काफ़ी खूबसूरत है। तो उनको देखने के लिए भी आज अंग्रेज़ लोग आते हैं भारत में, विदेशी लोग आते हैं। तो ये भी सब क्या है? ये है मूर्तिकला वगैरह है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसका कंक्लूजन करते हैं इस चीज़ का, ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम अगर सीधा बंद कर देंगे तो आपके ये बैठेगा नहीं। तो देखो हमने क्या क्या पढ़ा, सिर्फ 2 मिनट में आप देखिए आज हमने क्या पढ़ा। एक तो रिवीजन किया, फिर पुरातात्विक स्रोत देखे। वंशावलियाँ भी क्या है? साक्ष्य के रूप में काम में आती है। पुरातात्विक स्रोत में जैसे ये हाथी गुम्फा लेख है कलिंग का, नहीं खारवेल का, ठीक है, और मृदभांड है, ठीक है। पाषाण के 4 मृदभांड संस्कृति रही है। अभिलेख में अशोक का, खारवेल का, गौतमी पुत्र का, ठीक है, ऐसे कई जो अभिलेख है। लिपि है रुद्रदामन का, स्कंदगुप्त का, प्रभावती का ताम्रलेख, मूर्तिलेख, समुद्रगुप्त के सिक्के,
ठीक है। सिक्कों के भंडार वो देखे हमने, ठीक है। ये वीणा वाला सिक्का, उसके अलावा चांदी आहत, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, आहत सिक्के, पंचमारक सिक्के, और इसके अलावा स्तूप, चैत्य विहार, स्मारक भवन, देवगढ़ भीतरी गांव, ये सब चीज़ें हमने देखा। तो ये सारे जो फैक्ट है ना येलो कलर कर रखा है, इनको आपको याद रखना है। यहाँ से सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। परीक्षा चाहे कोई सी भी हो, एग्जामिनर को तो क्वेश्चन बनाने होते हैं। और कल जो है आपको मेरे वीडियो जो एक फ़िक्स टाइम पे शाम को 9-10 बजे मिल जाएंगे डेली, और हम 15-20 क्लास में ये हिस्ट्री पूरी करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।